વાત કરી રહ્યા છે સુંદર મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એમડી અને સીईओ સુનિલ સુબ્રમण्यम સાથે। सर, जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगी वो है कि आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में भी सारे ऐसे इन्फ्लो आ रहे हैं, तो कौन से कैटेगरी में मैक्सिमम आप फंड इन्फ्लो देख रहे हैं और आगे जाके कौन से सेक्टर में आपको लगता है कि जो नेक्स्ट रैली के को पुश करेंगे, कहाँ आप बुलिश है, और साथ में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आपको लगता है कि आउट परफॉर्म कर चुके हैं और हमें अभी प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए? ठीक है, तो पहले इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के इन्वेस्टर्स ब्रॉडली आप क्लासिफाई करेंगे। थोड़े जो जिन्होंने बहुत प्रॉफिट रियलाइज किया है और थोड़े कंजर्वेटिव है क्योंकि अब से कोई करेक्शन आ सकता है तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा है जो नए निवेशक जो पिछले 1.5 साल से डाल रहे हैं और जो फ्यूचर को अच्छी तरह दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगी फर्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स अपना एलोकेशन डायनामिक एसेट एलोकेशन यानी बैलेंस एडवांटेज इक्विटी हाइब्रिड, जहाँ पे डेट इक्विटी का मिक्स होता है और फंड मैनेजर के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कितना मैं डेट में लगाऊं वैल्यूएशन के तौर पर, इक्विटी कितना लगाऊं। तो उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं बिकॉज लोग अपना वेट एंड वॉच सिचुएशन कर रहे हैं उधर। और बहुत कंजर्वेटिव है तो इक्विटी सेविंग्स एक कैटेगरी है जहां पे 30% 30 to 35% इक्विटी, 30 to 35% डेट और 30 to 35% आर्बिट्राज दो वॉलिटिलिटी के टाइम में अच्छे रिटर्न्स दिलवा सकती है। ये एक कंजर्वेटिव और मॉडरेट इन्वेस्टर्स की एलोकेशन जारी है। थोड़े अग्रेसिव इन्वेस्टर्स या नए निवेशक जो पिछले 1.5 साल में आए हैं वो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स में लगा रहे हैं और थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। क्यों? वो समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्थिति ऐसे इंप्रूव होगी तो डोमेस्टिक इकोनॉमी सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे मिड और स्मॉल कैप का रिटर्न्स अच्छा होगा, ये उनकी उम्मीद है। और पिछले 18 महीने में देखा आपने मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस सबसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो मैं कहूंगा कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा आ रहा है और लार्ज कैप में कम आ रहा है क्योंकि एफआईएस का असर उसके ऊपर दिखता है। ये होगी इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड की बात। आपने सेक्टर्स की बात करी तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ जो है वो अभी कहां पे दिखेगी आपको? देखिए, दो चीज है कि फार्मा सेक्टर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया क्योंकि कोविड और मेडिकल रिलेटेड। मेरे ख्याल में अब वो एक हाई लेवल पे पहुंच गई है। फ्यूचर में उतना रिटर्न नहीं आएगा जितना पिछले 18 महीने में आया था। तो अगर किसी का उधर बहुत प्रॉफिट बन गया तो मैं उधर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूंगा। दूसरी चीज है कि कंज्यूमर में दो तरह के कंज्यूमर सेक्टर होते हैं। एक होता है एफएमसीजी यानी कंज्यूमर स्टेपल्स और दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो एफएमसीजी में भी एक सेफ्टी क्लास के कारण रनअप बहुत हुआ है और उधर भी वैल्यूएशंस बहुत रिच है क्योंकि ग्रोथ प्रेडिक्टेबल है तो उस ग्रोथ को खरीद रहे हैं, एफआईएस भी खरीद रहे हैं ज्यादा। तो उधर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एफएमसीजी कंज्यूमर स्टेपल्स में। मगर कंज्यूमर डिस्क्रिशंस में भी वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं पर फिर भी थोड़ा बहुत जूस बाकी है। तो एक न्यूट्रल व्यू में बनाऊंगा कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसके अंदर मैं ऑटो को भी शामिल करूंगा क्योंकि वो भी एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम है। इसके अलावा अभी बुलिश सेक्टर्स कौन से हैं? मेरे को एक 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम में हाउसिंग साइकिल की स्ट्रॉन्ग रिकवरी ऑलरेडी चल चुकी है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम लो पे है 6.5%। टैक्सेशन बेसिस में भी ईएमआई कम हो गया है बिकॉज अभी 20-30 साल के लोन मिल रहे हैं। तो एक दूसरा घर, तीसरा घर खरीदने की भी मौका आई है क्योंकि 2 से 3% कैश फ्लो अगर आप हाथ में से डालेंगे आप दूसरा तीसरा घर भी खरीद सकते हैं रेंट में छोड़ने के बाद। तो इसके साथ गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग पुश दे रही है बिकॉज ये बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी यूपी में इलेक्शन है अगले साल और उसके बाद नेशनल इलेक्शन भी 2024 में है। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और एक पब्लिक परसेप्शन की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू ही हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हाउसिंग साइकिल के जुड़े संबंधित सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पेंट्स, ये सभी सेक्टर्स में फ्यूचर आउटलुक ग्रोथ की अच्छी है। कहीं पे ऑलरेडी मार्केट ने इसको डिस्काउंट किया है तो वैल्यूएशंस थोड़े बढ़ गए हैं, कहीं पे अभी भी फ्यूचर और भविष्य दिखता है। तो मेरे ख्याल में एक डाइवर्सिफाइड एलोकेशन इनटू दी सिक्लिकल्स जिसको हम कहते हैं वो कहूंगा। सेकेंड, ऑटो के अंदर भी कमर्शियल व्हीकल जो फ्रेट के डिमांड के, जैसे इकोनॉमी बढ़ती है तो फ्रेट बढ़ती है तो कमर्शियल व्हीकल का साइकिल भी अपटिक अभी कस्प में है, यानी अभी बढ़ने की लेवल पे है जहां पे फ्यूचर बहुत बढ़ सकता है। तो वहां पे वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में कहूंगा कि एक बुलिश ट्रेंड में आ सकती है साइक्लिकल फैक्टर्स के कारण।
और इसके अलावा तीसरा सेक्टर जहां पे हम बुलिश हैं वो है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंक्स को आरबीआई ने बहुत भरपूर सपोर्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ एनपीए रिकॉग्निशन, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ लो रिपो रेट्स। सो ये सब सपोर्ट के कारण बैंक्स ने अपना स्थिति हालत बहुत इंप्रूव कर दिया है। प्रोविजंस बढ़ा के उन्होंने कोविड का सब ये जो प्रॉब्लम्स था उसको ऑब्जर्व करके आज स्थिति में है कि बहुत पैसा है, इसलिए हाउसिंग लोन के रेट इतने गिरे हैं। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप करती है तो कॉर्पोरेट लोन्स की पिकअप होगी, तो बैंक्स के लिए भरपूर फायदा होगा। तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग के लिए भी भविष्य बढ़िया दिखता है, क्योंकि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइडन हो सकते हैं, क्योंकि चीप मनी है और लेंडिंग डिमांड होती है, तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। और फाइनली मैं कहूंगा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण एक सेक्टर जहां पे रिटर्न्स अच्छा बना है पर फिर भी फ्यूचर में भी बन सकता है, वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि आईटी का एक, मैं कहूंगा कि जैसे Y2 के मोमेंट बता रहे थे 2000 में ना, वैसे एक रीसेट हुआ है इस पैंडेमिक के कारण कि बहुत से लोग अभी वर्क फ्रॉम होम, क्लाउड का यूसेज बढ़ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ रही है और वो टेक स्पेस बहुत जबरदस्त दिख रहा है। तो आईटी वेदर लार्ज बिट और स्मॉल, उसमें हम बुलिश है, तो वो एक अच्छा स्टेबल रिटर्न आपको दिलवा सकता है। तो ये होगी मेरी ओवरऑल सेक्टरल समरी। સર તો ઓટો બેન્કિંગ રિયાલિટી સેક્ટર આઈટી સેક્ટર આ બધા જ આગળ જતાં એક રોલ પ્લે કરશે પ્લસ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કાઉન્ટર્સ છે જે રીતે ગવર્મેન્ટ જે રીતે આગળ વધી રહી છે તો આવા સિમેન્ટ સ્ટોક્સ હોય કે જે પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને લગતા સ્ટોક્સ હોય એમાં પણ એક આપણને સારી એવી बुलिशनेस दिखाती રહેશે। साथ में सर लास्ट मैं जो पूछना चाहूँगी कि आईपीओ में जो हम आईपीओ मार्केट्स एकदम हॉट रहा है लास्ट 1 ईयर में, हमने देखे कितने सारे आईपीओज आ गए हैं, उसमें उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सेक्टर इज़ हियर टू स्टे कि क्योंकि अभी बहुत लिक्विडिटी है तो हम इतने सारे आईपीओ इश्यूज देख रहे हैं? देखिए, आईपीओस का बढ़ने का कारण था एक स्टॉक मार्केट की मजबूत स्थिति। दूसरी ये है कि बहुत से कंपनी जहां पे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला था, उनको एग्जिट ऑप्शन मार्केट के थ्रू ही होना है, वो एक अच्छा मौका है, वो है। तीसरी चीज है कि ओवरऑल इंडिया में सर्विसेज सेक्टर आप देख रहे हैं ना, वो अंडर रिप्रेजेंटेड है स्टॉक मार्केट में। मैं क्यों कह रहा हूं? करीबन इकोनॉमी की हालत देखिए तो ओवरऑल शेयर ऑफ सर्विसेज 54% है। 54% ऑफ इंडिया इकोनॉमी सर्विस सेक्टर में, मगर स्टॉक मार्केट में खाली 36% सर्विस सेक्टर की स्टॉक्स है। तो 18% की रियल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंटेशन में एक गैप है, और उस गैप को भरने की जो स्टेडी स्टेट होती है वो होती है आईपीओ के रूप में। तो अगले 3 से 5 साल में ये 36 बढ़ के 54 के क्लोज जाने हैं, तो इट इज थ्रू द आईपीओ रूट। इसलिए, और सेकंड चीज है कि पैंडेमिक के कारण ही इन सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एडटेक, फिनटेक, ये वाली सेक्टर्स को एक बूस्ट मिली है, तो लोग अभी टेक सेवी हो गए हैं और सब फ्रॉम होम करने के कारण डिमांड ऐसे जैसे जो भी है बाय एट होम, अमेजॉन के थ्रू, वैसे थ्रू, तो मेथोडोलॉजी ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीटली टेक ओरिएंटेड में बदलने के कारण ऐसी कंपनियां, राइट, उनकी भविष्य बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। तो इसलिए वो अभी आके टैप कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को, ताकि उनको कैपिटल मिले, ताकि वो अपना एक्सपेंशन को। तो ओनली इशू मैं कहूंगा कि फर्स्ट मूवर्स जो ऑलरेडी आईपीओ आ चुके हैं, उन्होंने भरपूर लाभ दिया इन्वेस्टर्स को भी, उनको भी बहुत पैसा मिला। मगर जैसे ही अभी नए आईपीओ आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अरे भाई, हम और भी प्राइस बढ़ा सकते थे बुक बिल्डिंग में, क्योंकि हमने थोड़ा पैसा इन्वेस्टर के लिए छोड़ा। तो कंपनीज की कोशिश होगी वो प्राइस बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टर का प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। तो थोड़ा मैं केयरफुल रहने की सलाह दूंगा कि हर आईपीओ मत समझिए कि जैसे 3-4 महीने की आईपीओ में आपको धमाकेदार रिटर्न मिला था, सभी आईपीओ में से मिलेंगे, ये मत उम्मीद रखिए। तो मेरी सलाह यह है कि आईपीओ में पार्टिसिपेट करिए, मगर डाइवर्सिफाई करिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये टेक सेक्टर्स, टेक, फिनटेक, ऐसे न्यू एज सेक्टर्स में विनर टेक्स ऑल, यानी एक कंपनी विनर होगी और बाकी गिर जाएंगे। तो आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो जरूर विनर भी आपके पोर्टफोलियो में होगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। खाली एक या दो कंपनी पे निवेश करके आप रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। जी जी, ये बहुत अच्छी आपने सलाह दी है, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाता है। ऑल्दो वी नो कि वैल्यूएशंस बहुत हाई रहे हैं, लेकिन तो भी वो एक अट्रैक्शन ज़रूर रहा है आईपीओ के बारे में।